हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा क्रैश कोर्स का 7th लेक्चर है। इसमें आज हम जो है वो सर्कुलर मोशन की मेन स्टडी करेंगे। तो हमने बता रखा है पहले भी कि हमने इनके पीडीएफ डाल रखे हैं। आप पीडीएफ में जाएंगे तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल्स हैं और थ्योरी भी शॉर्ट में दी हुई है, और जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं वो उससे मैच करेगी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए अगर उनको आप देखते हैं। बाकी हम बोर्ड में मेन मेन पॉइंट आपको देते हैं। देखिए, सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका एक फिक्स पॉइंट से, जैसे ये सर्कुलर मोशन में है, ये फिक्स पॉइंट इसका सेंटर है, इससे डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, इससे हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व करेगा सर्किल में। तो सर्कुलर मोशन की जब हम स्टडी करते हैं, ये हमारा जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आता है। उसके दो पार्ट होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर, जैसा कि हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग में स्टडी किया था। तो सर्कुलर मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दोनों तरह की हैं, लिनियर भी है और एंगुलर भी है। यानी कि लिनियर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, लिनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। यानी हम दोनों से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे एक पार्टिकल मान लीजिए ए से स्टार्ट होता है, हमने इसको टी यहाँ पर 0 लिया है, टाइम स्टार्ट किया है। मान लीजिए किसी एट एनी इंस्टेंट ये बी पर पहुंच गया, तो जो ए और बी की सरकमफ्रेंस पर जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो लिनियर डिस्टेंस है, जिसको कि हमने डेल्टा एस लिखा है। ठीक, उसने ए से बी चलने में एंगल ट्रेवल किया है, वो थीटा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आप डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा लिख लिया, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, इसके अलावा अगर हम ए और बी को डायरेक्ट मिला दें तो ये हमारा जो है वो लिनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हमने ए की पोजीशन वेक्टर r1 लिखा है, r2 पोजीशन वेक्टर लिखा है बी का, तो जो डेल्टा आर है वो लिनियर डिस्प्लेसमेंट होगा आपका। ठीक, यानी ये डिस्टेंस है, डायरेक्ट लेंथ मिला दें तो लिनियर डिस्प्लेसमेंट है। वेक्टर में भी हमने इसको डिटेल में निकलवा रखा है, ठीक है ना। तो हम एक एक करके इसी तरह से जो लिनियर वेलोसिटी, अगर मान लीजिए आपको एवरेज में निकालना है तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी भी है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डी आर बाई डी टी होगा। इसी तरह से ध्यान दें, जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो एंगल भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी भी है। एंगुलर वेलोसिटी एवरेज में डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस होगा तो डी थीटा बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस को हम डायरेक्ट ओमेगा या ओमेगा इंस्टेंटेनियस करके लिख सकते हैं। ठीक, तो लिनियर डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हम इस पर जरा आते हैं। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों ही ऑब्जर्वर की पोजीशन पर डिपेंड करती हैं। अगर डिफरेंट सिचुएशन में ऑब्जर्वर की जो है वो डिफरेंट वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल आपका एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, पार्टिकल ए से बी को पहुंच गया यहाँ से यहाँ तक, तो सेंटर पर अगर ऑब्जर्वर खड़ा है तो एंगल अल्फा मूव किया, और अगर ऑब्जर्वर सरकमफ्रेंस के ओडेस पॉइंट पर है तो इसने जो एंगल ट्रेवल किया वो बीटा है। नेचुरल है, आपको मालूम होगा कि जो बीटा है आपका वो 2 अल्फा के, अल्फा जो है आपका वो 2 बीटा के इक्वल है। हमने यहाँ लिख रखा है अल्फा जो है वो 2 बीटा के इक्वल है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें यहाँ पर, तो डी अल्फा बाई डी टी, ये डी बीटा बाई डी टी आ जाएगा। डी अल्फा बाई डी टी जो है वो अल्फा का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ओ, इसका मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है। और डी बीटा बाई डी टी निकालेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ डेस है। इसका मतलब ऑब्जर्वर की पोजीशन पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेंगे। ठीक, दूसरी बात, इसके जो ये जो वेक्टर है ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना हमने वेक्टर में बता रखा है कि स्मॉल एंगल पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, और जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है लार्ज पर वो स्केलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लार्ज एंगल कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, स्मॉल एंगल फॉलो करता है। इसके लिए वेक्टर के स्टार्टिंग को आप देख सकते हैं। ठीक, और ये आपको मालूम होगा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट उसकी रेडियन या डिग्री में लेते हैं। ठीक,
सर्कुलर मोशन जनरली हम दो टाइप की स्टडी करते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमने बना रखा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड कांस्टेंट रहने का मतलब जैसे यहाँ पर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो पूरे सरकमफ्रेंस पर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पर ध्यान दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 होगी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज होती है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी 0 नहीं होगी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी 0 नहीं होगा। ठीक, देखिए डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहाँ पर यूसीएम में डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा। यहाँ जो एक्सीलरेशन होता है वो हम सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं और एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ एक्ट करता है। जैसे हमने ये बनाया है यूसीएम का, ये आपका जो एक्सीलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा और एवरेज में आप निकाल सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हमने बताया कि इसमें एक्सीलरेशन होगा। इसमें एक्सीलरेशन ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर होता है, हम उसको सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन या हम नॉर्मल एक्सीलरेशन उसको बोलते हैं। ठीक, और एक्सीलरेशन भी ध्यान रखना कि अगर एवरेज में एक्सीलरेशन आपको निकालना है तो फिर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा। ये स्ट्रिक्टली वेक्टर क्वांटिटी है। डेल्टा वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एवरेज एक्सीलरेशन। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आपको चाहिए है तो फिर डीवी बाई डी टी होगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना अच्छी तरह से कि जब हम एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे तो जो वेलोसिटी का चेंज आपने लिखा है, जब भी किसी क्वांटिटी को वेक्टर में लेना है इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर में उसको लिखना है, यानी कि आई और जे के में रिजॉल्व करके उसके वेक्टर को लिखा जाए। अगर एक्स वाई प्लेन पर होता है तो केवल दो ही कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो टूवर्ड्स सेंटर होता है। ध्यान रहे कि एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर कांस्टेंट होता है। वो मैग्नीट्यूड जो एक्सीलरेशन का यहाँ पर ए का है वो उसका फार्मूला वी स्क्वायर बाई आर है और वी इज इक्वल टू आपको मालूम आर ओमेगा होता है, इसलिए यहाँ पर इसका फार्मूला आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। ध्यान रहे कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल किसी पॉइंट ए पर है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर यानी इस तरफ होगा। अगर यहाँ पर पार्टिकल बी पर है तो डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पार्टिकल सी पर है तो डायरेक्शन इधर होगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन जो आपका है ये लिनियर एक्सीलरेशन में आता है, इसका ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर है, डायरेक्शन हर समय चेंज होगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट है? एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है जो कि वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। ठीक, अब देखिए जो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, पहले तो आप एक बात ये समझ लें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सीलरेशन है जो कि सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा, ठीक सेंटर की तरफ। इस समय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान रहे यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है। अभी हमने लिखा था डीवी बाई डी टी 0 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है ना। केवल रेडियल एक्सीलरेशन होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ स्पीड इंक्रीज होके 3 हो गई मीटर पर सेकंड। जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड हो गई, ये देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही। तो जो नॉन यूसीएम होता है, नॉन यूसीएम में अच्छी तरह से ध्यान रखना कि इसमें स्पीड भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है जो कि डीवी बाई डी टी के इक्वल होगा। हमने मैग्नीट्यूड लिया है स्पीड डीवी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और दूसरा यहाँ पर एक एक्सीलरेशन रेडियल वो तो होगा ही, या सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, उसका फार्मूला वी स्क्वायर बाई आर है। इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये दोनों एक्सीलरेशन 90 डिग्री पर होंगे। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर ये लग रहा है
तो रेडियल एक्सीलरेशन यहाँ 90 पर होगा, तो नेट एक्सीलरेशन का फार्मूला हमेशा याद रखना AR² प्लस AT²। ठीक है ना। अब इसी तरह से आप जरा पॉइंट पर ध्यान दें, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक स्पीड से पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी तो होगी ही क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी यूसीएम में कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब है उसमें ओमेगा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको बोलते हैं आपका एंगुलर एक्सीलरेशन, और उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, अब जरा डायरेक्शन के बारे में आप समझ लें, यानी कि ध्यान दें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सीलरेशन है जो कि सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है, सेंटर की तरफ होगा। ठीक, ये वेक्टर हमने R1 R2 के दिखाए हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा, रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा, और साथ साथ में, लेकिन ये दोनों लीनियर एक्सीलरेशन है, इनका हम नेट एक्सीलरेशन पाइथागोरस लगाकर निकालेंगे, ध्यान रहे। ठीक, एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा जो है वो एक्सियल वेक्टर है अल्फा। ठीक, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, इनके डायरेक्शन अलग हैं। टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये आप समझ गए हैं, और रेडियल का टूवर्ड्स सेंटर होगा। अब डायरेक्शन को ठीक से समझें। देखिए, जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। राइट हैंड रूल से निकालते हैं, जैसे ये मोशन रिवॉल्व कर रहा है तो अपवर्ड, मेरी तरफ से ये एंटी क्लॉक है, ठीक, नीचे ये क्लॉकवाइज हो जाए एंटी क्लॉक, तो अपवर्ड होगा। डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है यानी कि सेंटर है उसके अलॉन्ग होगा। यहाँ पर से पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर सर्किल के सेंटर से पास होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने बताया कि अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो वेक्टर है, उसका भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, दो बात आप समझ गए। लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन में जरा ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा हो लेकिन उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, आप फोर्स लगा दें, जैसे साइकिल है, मान लीजिए आपका, उसमें ब्रेक लगा दिया, स्पीड धीरे धीरे कम होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा हो लेकिन स्पीड कम हो रही है तो अल्फा का डायरेक्शन यानी एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा प्लेन के। ठीक, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है तो डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ठीक, ये सभी वेक्टर जो हैं वो एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं तीनों। ठीक, इनका डायरेक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ठीक, और जो वेक्टर हम अदर पढ़ते हैं वो हमारे एक्सियल वेक्टर है। अब आपको हम एक जनरल फार्मूला बताना चाहेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का। वो फार्मूला आप जरूर ध्यान रखना, रोटेशन में भी काम आता है और इधर भी वर्क काम। देखिए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को निकालने का मेथड आप सीख लें जिससे कि आप क्वेश्चन लगा सकें। देखिए, ये कहीं पर ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है। ये लाइन को आपने मिला दिया, इनके दोनों के बीच की लेंथ एट एनी इंस्टेंट l है। इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा है, इसका एंगल बीटा है। इसके कंपोनेंट करिए, कंपोनेंट यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल होगा v2 cos अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट v2 sin अल्फा होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 cos बीटा, ये होगा v1 sin बीटा। तो जब एंगुलर वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू b हो, क्योंकि ओमेगा v बाई आर होता है फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू b, तो b को माइनस करेंगे, यानी कि इसकी वेलोसिटी माइनस करेंगे। ठीक, ध्यान रखना, इसमें हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट लेते हैं। इसका कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वो v2 sin अल्फा है और इसका है v1 sin बीटा। तो v2 sin अल्फा माइनस v1 sin बीटा, और डायरेक्ट लेंथ जो इनके बीच की दी है उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना, जैसे दो तीन पॉइंट बता दे रहे हैं। अगर ये रॉड हो ए और बी और किसी एट एनी इंस्टेंट, जैसे ये रॉड है, एक अलग वेलोसिटी से जा रहा है, ये अलग वेलोसिटी से, तो ये रिवॉल्व होने लगेगा एक के रिलेटिव। जैसे ये है, मान लीजिए ये थोड़ी लेंथ कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये ज्यादा, तो देखिए ऐसे रिवॉल्व होगा। तो यहाँ पर इनका जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, अगर ये रॉड है तो ये लेंथ चेंज नहीं होगी। उस कंडीशन में v2 cos अल्फा इज इक्वल टू v1 cos बीटा होता है।
एंगुलर वेलोसिटी इसी से निकलेगी, ठीक। इसीलिए अगर आप ध्यान दें कि जो सर्कुलर मोशन होता है आपका, उसमें अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है, स्पीड हमने v ले ली और ये r है, सेंटर की वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। जरा इसमें रिलेटिव डालिए, अगर ये पॉइंट A है और ये सेंटर O है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O, तो O सेंटर रेस्ट में है तो इसलिए वो वेलोसिटी 0 होगी, और ये खुद 90 पर है, इसलिए यहाँ पर सीधे v लिखा जाएगा। ये डिस्टेंस r है, देखिए v इज इक्वल टू r ओमेगा, या बन गया फार्मूला। आप समझ गए होंगे, ये फार्मूला हमारा करेक्ट है, ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, इसका कंपोनेंट यहाँ पर जो दिया गया है वो अपवर्ड है और इसका भी अपवर्ड है। अगर ये डाउनवर्ड आ जाए तो यहाँ माइनस की जगह प्लस ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना लगाते समय, ठीक। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दें, अगर थीटा का तुम्हें वेरिएबल दिया गया है जैसे at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ये हमने ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर ध्यान रखना, ये हमने तीनों फार्मूले क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखें तो ये बिल्कुल सेट होते हैं। इनमें एक पॉइंट लर्न रखना कि जो एंगुलर वाली क्वांटिटी है वो पहले आती है, ठीक। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो अल्फा क्रॉस r होता है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, r इसका रेडियस वेक्टर है। रेडियल एक्सीलरेशन ओमेगा क्रॉस v होता है। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो v की जगह r ओमेगा डाल दीजिए तो r ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, जो कि फार्मूला आप लिख चुके हैं अभी। देखिए जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा इसमें, ठीक है ना, यानी कि एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है, कौन सा, अल्फा, यहाँ पर अल्फा लिखे हैं आप, हमने जो ए लिखा है वो अल्फा से मीनिंग है अगर अल्फा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट अल्फा यहाँ पर मतलब होगा किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे कोई सर्किल में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ये -∞ टू +∞, ये इसका जो है वो अल्फा अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होंगे। रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है, यानी सेंटीपिटल का, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम काइनेमेटिक्स की सभी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसी तरह से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर सेकंड, ये th लिखा हमने ऊपर है, ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2t माइनस 1, वहां पर s इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 होता है। तो ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये ध्यान रखना फार्मूला कि हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है ना। इसी में अगर मान लीजिए, जरा एक पॉइंट पर ध्यान देना, अगर हम इनके कंपोनेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल और ये फ्री है दोनों, यानी किसी रॉड से अटैच नहीं है, तो इस पर जो पार्टिकल है, अगर आप इस लाइन के अलोंग देखें तो इसकी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टली किधर है, फॉरवर्ड है, और इसकी भी फॉरवर्ड है, ठीक। अगर ये वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी v1, तो ये पार्टिकल यहाँ से बैठकर दूर दिखाई पड़ेगा जाता हुआ, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर ये इसके पास आ रहा हो तो बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी पास में आ रहा है कोई चीज, पार्टिकल, समझ गए ना। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए ध्यान रखना परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाँ, यहाँ पर हम एक सर्कुलर मोशन से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं और टिपिकल है, थोड़ा कंसंट्रेट होकर आप समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए एक ही सर्किल में दो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं, एक पार्टिकल हमने A लिया है, इसकी वेलोसिटी VA है, और दूसरा पार्टिकल B लिया है, इसकी वेलोसिटी VB है। आपके PDF में भी ये आर्टिकल है। तो या ये दोनों सिचुएशन सेम है, इनके सोल्यूशन सेम निकलेंगे। दो सर्किल हैं लेकिन सेंटर सेम है, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ठीक है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। एक पार्टिकल ये VA वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा BB वेलोसिटी से जा रहा है, इनकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक, ध्यान देना, इनकी स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ लिख दिया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैसे वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो इफ टू पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन द सेम सर्किल आर डिफरेंट कोप्लेनर
कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये सेम सर्किल, ये डिफरेंट कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सेंटर सेम और प्लेन में, विद एंगुलर वेलोसिटी, ये तो लिनियर वेलोसिटी है, एक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए है, दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी है, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इनकी होगी ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, जो कि इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो डी थीटा बाई डी टी के इक्वल होगी। अब जरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, अगर बी और ए दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं और इनकी अगर एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन कांस्टेंट है, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट जब ही होगी जब स्पीड कांस्टेंट होगी, लीनियर वेलोसिटी तो डायरेक्शन की वजह से वैसे भी चेंज होती है। तो ध्यान देना, मान लीजिए बी अभी यहीं पर था, एक साथ शुरू हो रहे हैं और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो फिर ये आगे हो जाएगा, ये भी आगे चलेगा, ये भी आगे चलेगा, लेकिन इसकी स्पीड अगर ज्यादा है, ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो ये इसको छोड़ के और आगे बढ़ने लगेगा। तो कुछ समय के बाद, एक राउंड लेने के बाद फिर ये दोबारा सेम फेज में होंगे, यानी एक के ऊपर एक होंगे। उस समय ए के रिलेटिव बी जो होगा वो एक कंप्लीट सर्किल कर चुका होगा, ठीक, समझे, जैसे दोनों ये एक ही जगह पर है और इसके बाद इसकी स्पीड ज्यादा होने लगी, कुछ समय के बाद फिर ये एक साथ हो जाएंगे। तो अगर हम एक के रिलेटिव दूसरे को देखेंगे, यही वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना, उसमें जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है उसको अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे, यहां दिया है टाइम टेकन बाय वन रिवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी एक के रिस्पेक्टिव अगर देखें तो उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, वो टाइम पीरियड जो है 2 पाई अपान ओमेगा रिलेटिव से दिया जाएगा, यही जो ओमेगा ए बी निकाला है, और ओमेगा रिलेटिव हमने ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी लिखा है, ओमेगा ए की वैल्यू होगी 2 पाई अपान T1, ओमेगा बी की होगी 2 पाई अपान T2, इसमें वैल्यू डाल दें तो फार्मूला तैयार हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे। इसमें ध्यान देना, अगर ओमेगा ए ओमेगा बी दोनों इक्वल हैं, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी इक्वल हैं, तो टी इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक, टी इनफाइनाइट आने का मतलब है कि अगर ये आगे आगे भी है पार्टिकल तो इसके रिलेटिव ये स्टेशनरी दिखाई पड़ेगा, है, स्टेबल में दिखाई पड़ेगा, ये कंडीशन, और वो अलग है दूसरी, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल पर स्पीड सेम है, एंगुलर वेलोसिटी अलग है और मूव कर रहे हैं पार्टिकल, तो एक के रिलेटिव दूसरा जब कंप्लीट सर्किल करेगा, यानी कि 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा, तो उसके लिए ये टाइम पीरियड है टी। अब यहां देखें, मान लीजिए दोनों की वेलोसिटी अलग यानी स्पीड अलग है, ठीक, तो बट इफ टू आर मूविंग, ध्यान से देखा है, बट इफ टू आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, यानी कि डिफरेंट स्पीड अलग अलग है, देन ओमेगा ए बी डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन एंड वेलोसिटी, उस समय इनकी जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगी, ये एक ही कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, उस समय इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी कि दोनों की पोजीशन कहां पर है। क्यों? अब इस समय इनकी जो वेलोसिटी होगी, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग होगा। यहां समझने की कोशिश करना, हम एक ये बना रहे हैं सर्किल, जैसे मान लीजिए किसी समय ये पार्टिकल यहां पर है और ये तुम्हारा दूसरा यहां पर पहुंच गया, तो इनके ये VA है, ये VB है, फिर इनका वेक्टर रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। ये काफी टिपिकल चीज है, हमने इसको एक सिंपल उसमें समझाया है कि अगर वो एक ही लाइन में हो और ये VB से जा रहा है, VA जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन को हैं, ऐसी सिचुएशन में आप V रिलेटिव अगर निकालेंगे तो VB माइनस VA होगा और डायरेक्शन सेम है, यानी हर इंस्टेंट पर ये पोजीशन चेंज होगी क्योंकि इसमें वेक्टर लगा है। ये तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, अगर हम इधर को मान लें तो ये माइनस I में है, ठीक, और लेकिन अगर अलग अलग होंगे ये इधर, तो इनको तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। समझने की कोशिश करें यहां, तो V रिलेटिव यहाँ BB माइनस BA होगा, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से हमने यहां पर वेक्टर को ड्रॉप कर दिया क्योंकि दोनों माइनस I डायरेक्शन को है, ठीक। इस समय जब ओमेगा रिलेटिव निकालेंगे तो ये जो V रिलेटिव आपने निकाला है उसमें इनका जो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस मैग्नीट्यूड आएगा RB माइनस RA, ठीक, उसको माइनस कर दें, ये ओमेगा रिलेटिव निकल के आएगा। दोनों आर्टिकल अलग हैं, उस आर्टिकल में स्पीड कांस्टेंट है, इसमें स्पीड अलग अलग है। ये इंस्टेंट पर डिपेंड करेगा कि किस इंस्टेंट पर दोनों पार्टिकल हैं, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन भी अभी आपको देते हैं और आपके PDF में भी दिया हुआ है, वहां से भी थोड़ा अगर ना समझ में आए तो थोड़ा समझने की वहां से कोशिश करना। हाँ देखिए, जैसे ये दो सैटेलाइट हैं, एक S1 है, दूसरा सैटेलाइट S2 है। ये किसी प्लेनेट के अराउंड जो है, ये बीच में प्लेनेट बना दे रहे हैं हम, तो इसके अराउंड जो है वो मूव कर रहे हैं,
ठीक, इसमें S1 और S2 आर द टू सैटेलाइट है, ये जो सेकंड आर्टिकल है उस पर दिया है मैंने। S1 और S2 आर द टू सैटेलाइट विद टाइम पीरियड T1, पहले का टाइम पीरियड 1 आवर है, दूसरे का टाइम पीरियड 8 आवर है, R1 दिया हुआ है, R2 निकल आएगा। व्हेन S2 इज, अब इसको ध्यान से समझें, व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1, पहली बात दोनों के टाइम पीरियड अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का ओमेगा अलग है, एंगुलर वेलोसिटी सेपरेट है, तो सेकंड आर्टिकल लगेगा। ठीक, पहले ये चेकिंग करें। व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1, फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। जब ये S2 जो है वो इसके क्लोजेस्ट है, इसका मतलब आमने सामने है। अगर ये अलग अलग होंगे इधर उधर तो ये क्लोजेस्ट नहीं होंगे, फिर इनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए एक सैटेलाइट यहाँ है और दूसरा यहाँ पर है, तो ये क्लोजेस्ट नहीं होंगे। ठीक, यानी कि सिंपल केस लिया गया है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड है, वेक्टर का रेजोल्यूशन करना पड़ जाएगा। ठीक, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1, पहली बात ये कि T1 दिया है, T2 दिया है, R1 दिया है, R2 कैलकुलेट कर लें, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल R क्यूब से, ये कैपलर का रूल आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर R2 निकल के आ रहा है 4 × 10⁴ किलोमीटर। ठीक, अब हमने अभी बताया कि V2 माइनस V1 निकालें, और यहाँ पर सेम डायरेक्शन को है तो वेक्टर को आप हटा दें, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा b क्या होगा, वेलोसिटी 2 पाई r/t होगी, तो 2 पाई r1/t1 माइनस r2/t2। इसमें r1 r2 t1 t2 की वैल्यू रखें तो जो v रिलेटिव है उसका आपका मैग्नीट्यूड आपका पाई × 10⁴ किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, सेम डायरेक्शन है, वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड रखा जाएगा। ठीक, फिर v रिलेटिव निकालें, वो भी डायरेक्शन सेम है, R2 में से R1 का मैग्नीट्यूड सीधे माइनस कर लें। ठीक है ना, तो ये आपका 4 × 10⁴ माइनस 1 × 10⁴ R1 R2 दिए हैं, ये आ गया। अब ओमेगा रिलेटिव आपका होगा v रिलेटिव अपॉन R रिलेटिव, मॉड लिया गया है, नेगेटिव साइन को हटा दें वहां से। ठीक है ना, तो ये जो हमने आर्टिकल बताया ये सेकंड वाले पर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेपरेट दी। हाँ, यहाँ पर ये एक्सीलरेशन के रिलेशन में आप जरा और समझने की कोशिश करें। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है और रेडियल एक्सीलरेशन भी 0 है, देखिए जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और जो रेडियल एक्सीलरेशन है उसका काम है डायरेक्शन को चेंज करना। तो अगर दोनों ही 0 हैं तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्पीड भी चेंज नहीं होगी क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी नहीं है। ओके, अगर रेडियल एक्सीलरेशन 0 है यानी कि सेंटीपिटल एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब वो सर्किल में मूव या कर्व में मूव नहीं कर सकता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये रेक्टिलिनियर एक्सीलरेटेड मोशन है, डी एक्सीलरेटेड भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर दोनों ही 0 नहीं है, रेडियल भी लग रहा है टेंजेंशियल भी लग रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। हमने आपको जो है अभी इसके पहले डिटेल में ये चीज बता दी है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर रेडियल एक्सीलरेशन 0 नहीं है और टेंजेंशियल 0 है तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सेम पॉइंट पीडीएफ में गिवन है। अब जरा यहाँ समझने की कोशिश करें, जब भी कोई पार्टिकल किसी कर्व में मूव करता है या सर्किल में मूव करता है तो उसमें हमेशा पार्टिकल सेंटर की तरफ एक्सीलरेटेड होगा। ओके, तो इसका ये जो एक्सीलरेशन है, अगर इसमें हम मास मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब वो सेंटीपिटल फोर्स होगा। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला या तो mv² है या v r ओमेगा पुटअप कर दें तो यहाँ पर mr ओमेगा स्क्वायर भी हो जाएगा। v की जगह अगर r ओमेगा रखते हैं, r कैंसिल हो जाएगा तो r ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ ये समझने की कोशिश करें कि जो सेंटीपिटल फोर्स है या सेंटीपिटल एक्सीलरेशन है ये कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है। फोर्स के जो टाइप हैं वो न्यूटन्स लॉ में कराए गए हैं, वो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वही है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स। सेंटीपिटल नाम का कोई फोर्स नहीं होता है, अच्छी तरह से आप समझ लें। सेंटीपिटल फोर्स जब कोई पार्टिकल सर्किल में मूव करता है तो किसी अदर सिस्टम से वो प्रोवाइड किया जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन में एक पार्टिकल जा रहा है आगे को, ठीक, और आपने यहां पर फोर्स लगा दिया तो पार्टिकल क्या होगा, एक्सीलरेटेड होगा। तो एक्सीलरेशन के लिए फोर्स तो आपने लगाया है, हम इस एक्सीलरेशन का नाम कुछ भी रख दें, रेक्टिलिनियर एक्सीलरेशन रख दें, कुछ भी रख दें। ठीक इसी तरह से ध्यान दें, जब भी कोई पार्टिकल सर्किल में मूव करता है, जैसे यहां ध्यान देना, अगर ये सेंटर की तरफ एक्सीलरेटेड नहीं हो तो ये पार्टिकल सीधे यहां पर है तो टेंजेंशियल चला जाएगा।
ठीक, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल जब यहाँ है तो इसको ए डैश पर होना चाहिए था, यहाँ ऊपर, लेकिन अंदर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है जिसने इसको खींच लिया यहाँ पर ए पर। बी डैश पर होना चाहिए था, वो पहुंच गया बी पर। यानी कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है वो उसमें अंदर की तरफ हमेशा एक फोर्स लग रहा है। हम उस फोर्स का नाम रखा है हमने सेंट्रीपिटल फोर्स। ये प्रोवाइड किसी और सिस्टम से होगा। जैसे अगर मान लीजिए जो ग्रेविटेशन के केस में आप पढ़ते हैं, जो प्लेनेट या मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ, उनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्ब्स लॉ से फोर्स बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, जैसे ध्यान दें, ये डिस्क जो है, अगर मान लीजिए डिस्क आपकी रोटेट हो रही है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ओके, और इसमें एक स्ट्रिंग को हम बांध दें और सेंटर से फिक्स कर दें, तो ये ब्लॉक अगर आप अर्थ फ्रेम पर खड़े हैं तो साथ साथ ये भी सर्किल में मूव कर रहा है। तो इसको कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? टेंशन फोर्स दे रहा है। अगर स्ट्रिंग अटैच नहीं होती तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता। अब जरा ध्यान दें, ये सेंटर की तरफ एक्सीलरेटेड है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक्सीलरेशन का फार्मूला v²/r होता है। इसमें अगर हम मास को मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। तो एक्चुअली में ये इक्वेशन ठीक इस तरह से है, जैसे टेंशन T = मास इंटू एक्सीलरेशन, लेकिन यहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू जो आती है वो v²/r आती है। यानी कि जैसे लिनियर एक्सीलरेशन होता है F = ma से लगाते हैं, वैसे हम यहाँ पर भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो डेरिवेशन से निकल कर आती है कि वो v²/r या r⍵² है। तो समझने की कोशिश करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी सिस्टम से प्रोवाइड किया जाता है। सर्किल में होने की वजह से हमने उसका नाम रख दिया वहां पर कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर सर्किल में मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान रखना, इसका फार्मूला ये है दोनों। इसके बाद आप समझने की कोशिश फिर करें, ये डिस्क है, अगर ये डिस्क रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये डिस्क जो है रोटेट कर रही है, हमने यहाँ पर लिखा अगर आप अर्थ फ्रेम से खड़े हैं और इस ब्लॉक को देख रहे हैं तो ये आपको रिवॉल्व करता हुआ दिखाई पड़ेगा। पार्टिकल मान ले रहे हैं रिवॉल्व करता हुआ, तो नेचुरल क्वेश्चन एराइज होता है कि इसे कौन रिवॉल्व कर रहा है। या आप न्यूटन सेकंड लॉ की अगर इक्वेशन लगाएंगे तो देखिए ध्यान से, हम ऐसे लगाएंगे, टी इस तरफ है, अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन, ठीक, और ये इस तरफ एक्सीलरेटेड है, तो कैसे लिखेंगे? T = ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, लेकिन a की वैल्यू यहाँ v²/r होती है। ये न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया। अब अगर आप मान लीजिए इसी फ्रेम पर बैठ जाएं, ठीक, या इसी रोटेटिंग फ्रेम से देखें तो आपको ये स्टेशनरी दिखाई पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ एक नेचुरल क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसको समझें जरा, यहाँ बात को, कि अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम रोटेटिंग फ्रेम से बनाएं, ये मास m रखा है, डिस्क के ऊपर रखा है, डिस्क रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो हमें टेंशन तो दिखाई पड़ेगा। जो स्ट्रिंग आपने सेंटर से यहाँ फिक्स कर रखी होगी, अगर आप उसको टच करेंगे तो उसमें टेंशन आपको फील होगा, लेकिन आप इस फ्रेम से अगर इसको देखेंगे तो ये बॉडी रेस्ट में दिखाई पड़ेगी। ऐसी क्वेश्चन में नेचुरल क्वेश्चन एराइज होता है कि टी को बैलेंस कौन कर रहा है। तो हमने न्यूटन्स लॉ में और इसके पहले भी बताया है कि जितने भी रोटेटिंग फ्रेम हैं या एक्सीलरेटेड फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम भी एक्सीलरेटेड होता है, इस सभी एक्सीलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल डायरेक्ट नहीं है। अगर आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स का मास, स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, मास लेंगे बॉडी का, एक्सीलरेशन लेंगे फ्रेम का जो कि a है, ठीक, और यही a यहां पर v²/r के इक्वल है। तो ये स्यूडो फोर्स है, ये इसको बैलेंस कर लेगा, तब हम लिखते हैं T = mv²/r। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखने में तो एक जैसी है, लेकिन ये दोनों सेपरेट हैं। इसमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था सेंटर की तरफ, हमने न्यूटन सेकंड लॉ लगाया है, बॉडी यहाँ पर एक्सीलरेटेड है, a की वैल्यू v²/r है, लेकिन यहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसमें नेट फोर्स 0 है। हम फ्रेम के अंदर से देख रहे हैं, बॉडी रेस्ट में दिख रही है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। ये स्यूडो फोर्स कहते हैं, इसको यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं।
ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो फिर लेक्चर में देखना, वहाँ और भी बताया गया है। यहाँ इतना ये सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। आप समझ गए होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कोई पूछता है तो इसका मीनिंग है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम पर न्यूटन्स लॉ को लगाने के लिए एक हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं जिसे हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक, उसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देते हैं यहाँ पर। ठीक, अब जरा एक छोटा सा ये डेरिवेशन है इंटरेस्टिंग। P इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक, यहाँ पर हम इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सीलरेशन dv बाई dt होगा, प्रोडक्ट रूल लगाएं, ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। ये डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होती है, डी ओमेगा बाई डी टी की जगह अल्फा रख दें। ध्यान से देखें, ये रेडियल एक्सीलरेशन बन गया और ये बन गया टेंजेंशियल। ठीक, हमने इसके पहले भी फार्मूला लिखे हैं, रेडियल एक्सीलरेशन ओमेगा क्रॉस बी होगा और टेंजेंशियल अल्फा क्रॉस आर होगा। और नेट एक्सीलरेशन ये दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। अगर नेट एक्सीलरेशन आपको निकालना है तो रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का यूज करें। ठीक है ना, तो अलर्ट रहना जो है क्वेश्चन करते समय सर्कुलर मोशन में कि एक्सीलरेशन कौन कौन से वहां पर दिए गए हैं। हाँ, आप जरा आप ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल यहाँ पर देखें जरा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने ये पार्टिकल लिया है, ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है, इसका सेंटर वो है। ठीक, रेडियस आर ली है। किसी एट एनी इंस्टेंट पर यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, mg डाउनवर्ड होगा, टेंशन सेंटर की तरफ स्ट्रिंग में अटैच होगा। आप mg के यहाँ पर दो कंपोनेंट करें, एक mg cos थीटा, दूसरा mg sin थीटा। यहाँ पर t और mg cos थीटा, जो t है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये मिलकर प्रोवाइड करेंगे। नेचुरल है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा रिक्वायरमेंट, इसलिए t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये जनरल इक्वेशन है टेंशन की। और जो एम जी साइन थीटा है वो इसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। यहाँ पर जब ऊपर जाते समय स्पीड डिक्रीज होगी, यानी कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एम ए होगा, ए डी बी बाई डी टी होगा। देखिए ये जो इक्वेशन है जिसमें टेंशन ये दिया है हमने, इससे हम डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन का कैलकुलेशन करने की ट्राई करेंगे। एक हमने पॉइंट लोअर मोस्ट पॉइंट लिया है, ये लिखा है 90 डिग्री थीटा पर, थीटा ये दिया हुआ है, वर्टिकल से एंगल है, तो 90 डिग्री पी पॉइंट पर है और सी पर थीटा 180 है। तो जरा ए पर चेक करें, यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर यहाँ पर थीटा 0 होगा, या तो इसमें थीटा 0 पुटअप कर दें, cos 0 1 होगा, या डायरेक्ट देख लें टी यहाँ सेंटर की तरफ होगा, एम जी डाउनवर्ड होगा, तो टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बी ए आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर या इसमें डाल दें आप थीटा 0 तो तब भी आ जाएगा। इस पॉइंट पर जो टेंशन है वो मैक्सिमम होगा, स्पीड यहाँ पर बी ए है। ठीक इसी तरह से अगर बी पॉइंट पर देखेंगे तो टेंशन सेंटर की तरफ होगा, एम जी डाउनवर्ड होगा, तो टी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर लगाएं। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड करेगा, एम जी प्रोवाइड नहीं करेगा, या उसमें थीटा 90 डालें। इसी तरह से हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम देखें तो थीटा या तो 180 पुटअप करें, इसमें टी भी डाउनवर्ड होगा, एम जी भी डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पर जो है टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर होगा। वेलोसिटी को वी सी नोट कर दिया है। देखिए टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग हो रहा है, अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज करें तो टेंशन ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पहली बात यहाँ पर टेंशन मिनिमम है, आप इक्वेशन से चेक कर लें, तो एट स्पीड डिक्रीजेज टेंशन डिक्रीजेज। जैसे जैसे स्पीड को डिक्रीज करेंगे टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग है, एमजी में कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है, इसका मतलब टेंशन डिक्रीज होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड है इतनी हो जाएगी कि टेंशन जो है वो रिड्यूसेस टू 0 हो जाए, उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स एमजी प्रोवाइड कर देगा। ठीक, टीसी को 0 कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाई एमजी होगा। ठीक, ये क्रिटिकल स्टेज कहलाती है, यानी कि सर्किल जो है अगर इससे कम स्पीड कर देंगे तो सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर देखें, क्योंकि आपने देखा होगा वर्टिकल में अगर स्पीड कम करते हैं तो पार्टिकल पहले ही गिर जाएगा नीचे, तो टीसी 0 कर दें फॉर क्रिटिकल स्टेज। इस समय एम बी स्क्वायर बाई आर एम जी के इक्वल होगा, और क्रिटिकल पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी रूट आर जी आती है, इसे लर्न रखना है। फॉर कंप्लीट द सर्किल या लूपिंग का लूप के लिए जो वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पर वो या तो रूट आर जी से ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल। अगर इक्वल है तो क्रिटिकल केस है, यानी कि वीसी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट आर जी होगा।
हाँ, देखिए अगर हमें सर्किल को कंप्लीट करना है तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो रूट आर जी से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी। क्रिटिकल केस में ये वेलोसिटी जो है वो रूट आर जी के इक्वल होगी। इस समय अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों पॉइंट पर हाईएस्ट पर और पी पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लगाएं। देखिए काइनेटिक ये जितने भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है या तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगी और या सेंटीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इस पॉइंट पर आप ध्यान दें। काइनेटिक यहाँ पर होगी हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल हमने लोअर मोस्ट पॉइंट पर जीरो ले ली है। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर होगी, यहाँ वीसी लिख दिया है। और प्लस यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए एम जी एच के लिए। ये डिस्टेंस आर है और ये रेडियस आर है, तो ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा होगा। यानी कि टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो है वो आर प्लस आर कॉस थीटा होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी हमने हाइट की और वीसी की वैल्यू यहाँ पुटअप करें रूट आर जी थी। तो यहाँ पर हाई जनरल पॉइंट पर आपका वेलोसिटी का फार्मूला निकल आएगा 3 + 2 cos थीटा। ये ब्रैकेट में है और बाहर है जी आर और टोटल अंडर रूट में है। और टेंशन के लिए जनरल एक्सप्रेशन में टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर पुटअप करें तो टेंशन का ये फार्मूला 3mg ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। बेटर हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए ये दोनों फार्मूले अगर आप लर्न कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो देखिए जरा, कंडीशन टू कंप्लीट द सर्किल या लूपिंग द लूप। सब जगह पर लोएस्ट पॉइंट पर चेक करें। हाईएस्ट पर पहले देख लें। अच्छा, हाईएस्ट पर आपको वेलोसिटी मालूम है रूट आर जी से या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी। टेंशन ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा। क्रिटिकल केस में इक्वल टू जीरो होगा। लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पर नेचुरल है, ये यहाँ होगा तो थीटा जीरो होगा। इसमें थीटा जीरो पुटअप कर दें तो ये रूट 5 जी आर वेलोसिटी आ गई। इसी तरह से टेंशन के फार्मूले में थीटा जीरो रख दें तो 6 mg आ गई। यानी कि वेलोसिटी जो है वो लूपिंग द लूप या टू कंप्लीट द सर्किल के लिए यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 5 जी आर से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी और टेंशन 6 mg से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो बी पॉइंट पर जो थीटा है वो आपका 90 है। यहाँ पर 90 आप पुटअप कर दें, cos 90 जीरो होगा तो रूट 3 जी आर वेलोसिटी होगी और टेंशन यहाँ से 3 mg होगा। एक और हाईएस्ट पॉइंट पर आप निकाल चुके। ये कंडीशन है सर्किल को कंप्लीट करने की। ये लूपिंग द लूप। यहाँ एक पॉइंट का ध्यान रखना, आपने यहाँ पर क्रिटिकल केस लिया है लेकिन हाईएस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट के बीच में जो टेंशन का डिफरेंस है वो हमेशा 6 mg होता है। अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी लेकिन डिफरेंस हमेशा इतना ही रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर चेक करें। ये क्वेश्चन जैसे कोई मोटरसाइकिल हो या बॉल हो, ये एच हाइट से ऊपर से यहाँ से लाए हैं, यहाँ वेलोसिटी जीरो है और इसके बाद ये वेलोसिटी यहाँ गेन कर लेगा। सर्किल को कंप्लीट करने के लिए इसकी यहाँ पर वेलोसिटी होनी चाहिए रूट 5 जी आर लोअर मोस्ट पॉइंट पर। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों पॉइंट पर निकाल लगा दें तो एच का रिलेशन निकल आएगा। देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक है वो जीरो है, वहां रेस्ट में है। अगर दी हो तो फिर हाफ एम बी स्क्वायर लगा देना प्लस एम जी एच। एच इसकी हाइट है। लोअर मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो लिया है और काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 5 जी आर पुटअप कर दिया तो ये हाइट निकल आई 5/2 आर। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि सर्किल को कंप्लीट करने के लिए लूपिंग द लूप के बहुत सारे क्वेश्चन लैंग्वेज में हो सकते हैं। जैसे बकेट का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा। अगर किसी बकेट में हम अगर लिक्विड को फिलअप कर दें और उसको वर्टिकल सर्कुलर में आप रिवॉल्व कराएं तो वाटर उसमें जो है वो गिरता नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पर उतना वाटर रुका रहेगा जितना सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिक्वायरमेंट होगी। वहां पर mg इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर होगा हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक इसी तरह से एरोप्लेन को जब वर्टिकल सर्कुलर में गिराते हैं तो तब भी मूव कराते हैं तो तब भी जो है वो उसकी लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रूट 5 जी आर होनी चाहिए। उस समय जो है वो सर्किल वो कंप्लीट कर लेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में दिए रहते हैं। आप इनकी कंडीशन को लर्न कर। हाँ, इसी में आप आगे यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। देखिए अगर हमने लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 5 जी आर दे दी है उससे ज्यादा तो आप समझ गए कि सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर उससे कम वेलोसिटी होगी तो क्या होगा। तो पहले आप इसका ये केस देखें। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर वेलोसिटी रूट आर जी दे दी लोअर मोस्ट पॉइंट पर, तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी ये कहाँ तक एंगल ट्रेवल करेगा, यानी कि हम थीटा कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो लगाने का मेथड हमने आपको बता दिया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और अगर टेंशन कैलकुलेट करना हो तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो ए और बी पॉइंट पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करेंगे। देखिए
यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, ध्यान से देखना। काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू रूट आर जी डाल दी तो ये बन गई आपकी काइनेटिक, इज इक्वल टू इस पॉइंट पर पोटेंशियल और काइनेटिक। यहाँ काइनेटिक जीरो है क्योंकि हमें एंगल निकालना है कि कहाँ तक ये बॉल जो है वो जाएगी बॉल, तो यहाँ पर काइनेटिक जीरो कर दीजिए। पोटेंशियल के लिए ये वाली हाइट चाहिए कौन सी, सी और ए, तो ये टोटल ओ से ए तक जो है वो आर है, ओ से सी इसका कंपोनेंट लेंगे, आर कास थीटा होगी क्योंकि ये आर है और ये थीटा है, तो ये जो हाइट होगी इतनी ए से सी तक वो आर माइनस आर कॉस थीटा हो गई, तो इसमें लगा दिया एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, इसमें एम जी को कैंसिल करिए, थीटा 60 डिग्री आ गया। ठीक, ये इसको लगाना सीखें आप लोग। और यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी रूट 2 आर जी दे दें तो थीटा 90 आ जाता है, ध्यान दें, थीटा 90 का मतलब यहाँ पहुंच जाएगा सामने हॉरिजॉन्टल पर। अब इसी जगह इसका अपोजिट देखें, अगर यहाँ पर हमने वेलोसिटी को जीरो रखा तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, तब भी आप कंजर्वेशन आप मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ काइनेटिक जीरो है, इसके और इसके बीच में यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर, ये हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ काइनेटिक जीरो है, पोटेंशियल यहाँ एम जी आर है, और इस पॉइंट पर यहाँ पर काइनेटिक कैलकुलेट करनी है, लोअर मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो ले लिया तो कितनी वेलोसिटी आई, रूट 2 आर जी। इसका मतलब रूट 2 आर जी लगाने में वो यहाँ तक पहुंचेगा हॉरिजॉन्टल, और कम करेंगे तो नीचे ही ये ऑसिलेट करेगा। तो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन की क्या है, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन ये है आपका जो डायग्राम में बनी हुई है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो ऑसिलेट नहीं करेगा, और वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू रूट 2 आर जी होनी चाहिए। अगर रूट 2 आर जी है तो थीटा 90 यानी हॉरिजॉन्टल तक पहुंच जाएगा, इससे कम होगी तो ऑसिलेट करेगा। आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। ठीक इसी तरह से ध्यान रखना, अगर हम वेलोसिटी रूट 2 आर जी से ज्यादा दे दें, ये कंडीशन, यानी कि वेलोसिटी रूट 2 आर जी लेस देन हो, यानी वेलोसिटी ज्यादा हो और रूट 5 जी आर से कम हो, तो ये नेचुरल है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी ऊपर आ जाएगा। इस कंडीशन में जहां पर भी इसकी वेलोसिटी जीरो होती है वहां पर फिर ये वहीं से ये फॉल कर जाएगा। या जनरली इस केस में क्या होता है कि अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है और स्ट्रिंग लूज हो गई तो ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल में कन्वर्टेड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्टाइल। उसकी कंडीशन ये होती है, फिर वहां से जो न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी, स्ट्रिंग लूज हो गई तो जो वेलोसिटी दी है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करें, वर्टिकल कंपोनेंट करें, और आगे का क्वेश्चन यहाँ प्रोजेक्टाइल से सॉल्व होता है। ठीक इसी तरह से एक पार्टिकल यहाँ बहुत ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए स्ट्रिंग की बजाय हम रॉड ले लें और रॉड को हम सर्किल में मूव करा रहे हैं, तो इसका जो क्रिटिकल केस है वो ये नहीं लिया जाता स्ट्रिंग का, वहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जस्ट जीरो होनी चाहिए, यानी जीरो से थोड़ी भी ज्यादा हुई तो ये सर्किल कंप्लीट कर जाएगा। तो क्रिटिकल केस पर चेक करें, सर्किल ने लिखा इन केस ऑफ रॉड सर्किल कंप्लीट व्हेन वी ए जीरो, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर ये क्रिटिकल केस है, यानी कि वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक, अब ये कंडीशन आपको मिल गई। रॉड के केस में आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो किसी भी पॉइंट पर नीचे वेलोसिटी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, जैसे हमने सी पॉइंट पर कैलकुलेट करके दिखाई है। ध्यान से देखें, यहाँ काइनेटिक जीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है क्रिटिकल केस में, पोटेंशियल यहाँ एम जी आर होगी क्योंकि हमने इसको बेस लाइन लिया है, हाइट आर है, इक्वल टू यहाँ काइनेटिक होगी हाफ एम बी सी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पोटेंशियल जीरो होगी तो वी सी आ गया रूट 2 जी आर। वो कंडीशन नहीं आती है यहाँ स्ट्रिंग में रॉड के केस में। ऐसे ही अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर लगा देंगे तो आपकी वेलोसिटी जो है वो रूट 4 जी आर आएगी, 4 जी आर। ठीक, तो रॉड का केस अलग है और स्ट्रिंग का। हाँ, नेक्स्ट इसमें आप देखें ये कोनिकल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम में क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग में बॉब को अटैच करके हॉरिजॉन्टली ऐसे लाइए और यहाँ पर इसको स्पीड दे दीजिए तो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में ये मूव करेगी इस तरह से, और ऊपर से ये ऐसे कोन बना रही है, इसलिए कोनिकल पेंडुलम। ठीक, ये आ गया आपका, ये सर्किल बना दिया हमने। इसकी नीचे जो सेंटर से ऊपर तक की जो हाइट है वो h ले ली है, रेडियस इसकी r ले ली है। इसी के अलोंग रेडियस जो हमने बनाया है, ये जो o और a है, इसी के अलोंग ये सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इधर ये o सर्किल का सेंटर है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें, ये लेंथ स्ट्रिंग की एल ले ली है तो यहाँ से टेन थीटा आप आर ओवर एच लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं किसी भी फार्मूला में, बेस एच अपान हाइपोटेनस एल। यहाँ पर टी के कंपोनेंट कीजिए, टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा नेचुरल है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ए से ओ की तरफ है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो टी साइन थीटा है वो वी स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाई आर इस तरफ होगा।
यहाँ पर दोनों इक्वेशन बना दी, टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल हो गया टी साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर के। दोनों यही दो मेन इक्वेशन है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो टी निकल आएगा, दोनों को डिवाइड कर दें तो टेन थीटा आ जाएगा। बी इज इक्वल टू आर ओमेगा रखें, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रखें तो टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर अपॉन जी टेन थीटा बना। यही फार्मूला अगर टेन थीटा की वैल्यू पुटअप कर दें वहां पर तो 2 पाई एच ओवर जी बनेगा, और यहां से अगर वैल्यू हम कॉस थीटा यहाँ पर एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा लिख दें तो ये टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी बनेगा। ठीक इसी तरह से इसमें एक और होता है कि रोटर या डेथ बेल। रोटर में ड्रम जो है वो ऐसे रोटेट करता है, उसके अंदर मोटरसाइकिल आपने देखा होगा कि ऐसे वर्टिकल वाल में जो है वो रोटेट करती है। तो यहाँ पर जो ये हमने कोई मैन या मोटरसाइकिल ले लिया, इसमें नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा सेंटर की तरफ, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। mg यहाँ पर डाउनवर्ड होगा और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन mg को बैलेंस करेगा, नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला μ/n होता है। नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करें, इससे आपको मैक्सिमम स्पीड निकल आएगी, और मैक्सिमम ये जो फ्रिक्शन है वो mg के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। इनको आप इक्वल कर दीजिए तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी कि रोटर के केस में ये मैक्सिमम हमने Vm लिख दिया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी रोटर के केस में कितनी होगी, यानी रूट जी आर अपॉन म्यूएस होगी। तो कोनिकल पेंडुलम और दोनों इससे आप जो है वो कर सकते। हाँ देखिए, आप इसमें नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर ये कार एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, मूवमेंट में है। यहाँ पर इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, इसकी रेडियस 500 मीटर है। इसमें दिया है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड एक्सीलरेशन। स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, तो ये 80 हो गया आपका। अब रेडियल के लिए वी स्क्वायर बाई आर लगाइए, इस इंस्टेंट पर स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड, रेडियस 500 है, ये मिलाकर 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। नेट एक्सीलरेशन के लिए पाइथागोरस का यूज करें क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल स्पीड एट द सर्कुलर रोड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। पार्टिकल स्पीड जो है वो दी हुई है v इज इक्वल टू बीटा रूट एस, यानी कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। ऐसे फंक्शन आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दिए जा सकते हैं जिसमें कि स्पीड टाइम पर डिपेंड करे, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालना है, हमेशा रेडियल एक्सीलरेशन के लिए v स्क्वायर बाई आर लगाइए, और ये v का हमने स्क्वायर किया, इसका डिफरेंशिएट करें p स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू s, तो 2b dv बाई ds, s का 1 हो जाएगा, इससे v dv बाई ds निकालें, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया। ठीक, अब दोनों 90 डिग्री पर होते हैं तो पाइथागोरस लगा दें, ये आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पर निकल आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में दी हुई है, पार्ट सर्कुलर मोशन में डिपेंड कर रही है k इज इक्वल टू अल्फा s स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। नेचुरल है कि फोर्स निकालने के लिए पहले हमें नेट एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। जब भी स्पीड चेंज हो तो नेट एक्सीलरेशन के लिए 80 स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर का रूट लेकर यूज करें इसका। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है, आप जानते हैं, इससे v स्क्वायर निकालें। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन v dv बाई ds होता है, इसको डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ से v dv बाई ds की वैल्यू पुटअप करें तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया। रेडियल हमेशा v स्क्वायर बाई आर लगाएं, v की वहां से ये वैल्यू पुटअप कर दें जो निकाली है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से, और फिर दोनों 90 डिग्री पर हैं तो नेट एक्सीलरेशन निकाल लें, f इक्वल टू ma का यूज करें तो फोर्स निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में, ये एक जो है वो आपका स्ट्रिंग में ये बॉब लगा हुआ है या बॉल समझ ले हैं, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ l है, यहाँ लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट gl दे दी है। तो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक से लैंग्वेज को समझना। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद वर्टिकल वेयर टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स वेट, यानी कि हमें एंगल निकालना है स्ट्रिंग का जहां पर उसका जो टेंशन है वो वेट के इक्वल हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं जिसमें टेंशन कभी वेट के इक्वल, कभी वेट का 2 टाइम्स कर दें, तो ध्यान से क्वेश्चन को लगाना। यहाँ t इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि थीटा एंगल है, यहाँ पर टेंशन t mg के इक्वल है। हमने बताया है कि इस टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड या ऑसिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें 2 ही कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर स्पीड हमने v ले ली है, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी वन स्क्वायर बाई आर, p1 स्क्वायर बाई आर, यहाँ स्पीड v1 ली है, इसकी जगह t की जगह mg पुटअप कर दो। ठीक, यहाँ देखिए t की जगह mg लिख दिया, मास को कैंसिल करें, ये इक्वेशन आ गई, g इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन l।
और दूसरी हमने बताई है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करें। देखें ध्यान से, यहाँ पर काइनेटिक स्पीड v ली है, यहाँ काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर है, लोअर मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल को 0 ले लिया है, यहाँ पर काइनेटिक हाफ एम v1 स्क्वायर होगी, यहाँ पर पोटेंशियल के लिए ये हाइट चाहिए होगी। ध्यान से देखें, a से c, तो टोटल o से c तक की लेंथ l होगी, o से a तक की लेंथ इस l का कंपोनेंट इधर करें तो l cos थीटा होगी, बहुत यूज होता है इसका। टोटल l में से l cos थीटा को माइनस कर दे तो इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर हमने डायरेक्ट mgh की जगह l इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा का यूज कर लिया है। ठीक, अब आप v1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें पुटअप कर दें तो ये कॉस थीटा यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, यानी कि इतने एंगल पर जाकर जो है उस समय उसकी जो टेंशन होगी वो वेट mg के इक्वल होगा। हाँ, इसी तरह से देखिए, एक ये पार्टिकल सर्कुलर आर्क में है, ये 1/4 पार्ट है उसका, इसमें जो डिस्टेंस s दी है वो गिवन है t³ + 5 से चेंज हो रही है पाथ के ऊपर। ठीक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर ये जब पार्टिकल है थीटा एंगल बना रहा है तो एक्सीलरेशन निकालना है एट पॉइंट P। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो भी 2 सेकंड पर। तो देखिए जो s दिया है ये s वर्सेस t है, इसमें इसको एक बार डिफरेंशिएट करें ds/dt तो वेलोसिटी आ जाएगा 3t², और इसमें at आपको मालूम है, dv/dt कर दें तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका बन गया। इसके डिफरेंशिएशन से रेडियल एक्सीलरेशन v²/r होता है, v की वैल्यू ये 3t² यहाँ डायरेक्ट पुटअप करें। अब हमको t = 2 सेकंड पर निकालना है तो इसमें t = 2 पुटअप कर दें। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन में दोनों 90 डिग्री पर हैं तो नेट एक्सीलरेशन निकालने a = at² + ar²। यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर सर्कुलर मोशन में जैसे जो एक्सीलरेशन होता है वो टूवर्ड्स सेंटर होता है, उसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है v²/r है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अगर कभी वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, हालांकि इसको हम वेक्टर में बता चुके हैं, तो इसका एरो ध्यान दें, एरो इस तरफ है तो कंपोनेंट x ये होगा, y ये होगा। ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव होंगे, इसलिए b²/r cos थीटा, ये थीटा थीटा दोनों इक्वल होंगे, b²/r cos थीटा, इसमें -i लगाएं और इसमें b²/r sin थीटा में -j लगाएं, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन को हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमने जो थ्योरी आपको सर्कुलर मोशन में करा दी है वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। आप इसको ठीक से फार्मूलों को लर्न करें और जो न्यूमेरिकल लगाए हैं उनको देखें। अगर आपको समय मिलता है तो फिर सर्कुलर मोशन के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो हमने 11th के न्यूमेरिकल लगवाए हैं या कॉम्पिटिटिव के डाले हैं उनको आप चेक करें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।